हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर गीता अवस्थी नई कहानी के साथ आपसे मुखातिब हूँ। दोस्तों, आज की इस कहानी का शीर्षक है बहकती मन डोर। तात्पर्य ये है कि किसी भी उम्र में कोई भी अपने आप को अकेला महसूस कर सकता है और मन की डोर बहकने लगती है। कहानी प्रस्तुत है। आज का रविवार बहुत आलस भरा रहा था। पूरे दिन बूंदाबांदी चलती रही थी। बादल इतनी ज़ोर से गरज रहे थे कि लगता था कि बस कान बंद करना पड़ेगा। आज मंजिरी का मन पकौड़े खाने का हो रहा था, मगर मुनिया गायब थी। सुबह से एक दिन तो आराम का मिलता है, उसी में घर के छोटे मोटे काम, शॉपिंग करना वगैरह शामिल होता है। अकेली जान सौ बवाल। क्या क्या करे। अब अकेली सैंडविच से पेट भले भर जाए, पर मन थोड़ा ही भरता है। पर क्या करें, नौकरी करने में इतनी थक जाती है कि बाकी कुछ काम करने का मन ही नहीं होता। उसने मन न होने के बाद भी शाम को चाय बनाई थी। एक डब्बे में तले हुए मखाने रखे थे। कुछ मखाने प्लेट में रखकर चाय के साथ ले आई थी। इतना अच्छा मौसम और ऐसा सड़ा भुसा खाना। लड़कियों को किचन के काम में परफेक्ट होना चाहिए, अम्मा ठीक ही कहती थी। परफेक्ट होती तो पकौड़ी फटाफट बना लेती। अगर मौसम अच्छा होता तो आउटिंग की जाती। फ़ोन की घंटी घनघनाई थी। रेवा का फ़ोन था। बोल रही थी, चल मॉल चलते हैं, शॉपिंग भी होगी और कुछ चटपटा भी खाएंगे। मंजरी ने आलस की दुहाई दी थी, पर पेट उसका भी कुछ चटपटा मांग रहा था। रेवा ने फ़ोन रखते रखते कहा था, गाड़ी लेकर आ रही हूँ, नीचे आ जा। मंजरी ने कपड़े बदले थे, पर्स लिया था, एक बार आईने के सामने जाकर निहारा था और फिर दरवाज़ा लॉक कर दिया था। लिफ्ट आने में समय लग रहा था तो सीढ़ियों से ही उतरने लगी थी। सोचा था दिन भर पड़ी रही हूँ, थोड़ी वर्जिश हो जाएगी। वो आकर खड़ी ही हुई थी कि रेवा गाड़ी के अंदर से हाथ हिलाती हुई दिखी थी। वो उसकी तरफ चल दी थी। कार में बैठते ही रेवा ने कहा था, कुछ याद है, तुझे लेने क्यों आई हूँ? मैंने ठुड्डी में उंगली रखकर कुछ सोचने की कोशिश की थी, पर कुछ याद नहीं आ रहा था। मैंने रेवा को सॉरी बोल दिया था। वो मुंह बनाकर बोली थी, इतना भी याद नहीं, मेरा बर्थडे है, मैं पूरे 45 साल की हो गई हूँ। मैंने उसे गले से लगाते हुए कहा था, और तेरी फ्रेंड 50 की हो गई है। दोनों ज़ोर से हंस पड़ी थी। रास्ते में शॉपिंग और खाने पीने का प्रोग्राम फाइनल हो गया था। मैंने रेवा से वादा ले लिया था कि आज वो अपना पर्स नहीं खोलेगी। हमने मॉल में रेवा के लिए ड्रेस खरीदी थी और फिर खूब जी भर कर चाट खाई थी। गोलगप्पे रेवा की पहली चॉइस हुआ करते थे। मैंने कहा था, चल अब केक काट लें। उसने पूछा था, कहाँ है, मैं तो लाई नहीं। मैंने मुस्कुरा कर कहा था, ये लो आ गया, मैं ऑर्डर कराई थी। उस शाम हम लोगों ने खूब मज़े किए थे। लौटते समय हमारे बॉस मिस्टर सुधीर दिख गए थे। वे अकेले ही थे और उसी समय आए थे। हम लोगों को देखकर बोले थे, आइए साथ में बैठते हैं। हमने विनम्रता से उन्हें बताया था कि रेवा का बर्थडे सेलिब्रेट करने आए थे। हम लोग अब देर हो गई है, इसलिए अब जाना चाहेंगे। उन्होंने हंसकर कहा था, बर्थडे केक खिलाए बिना ही? हमने कहा था,
कि कल ऑफिस में केक लेकर आएंगे। उन्होंने इजाज़त दे दी थी। इस बीच मैं लगातार नोटिस ले रही थी कि रेवा नजरें झुकाए ज़मीन की तरफ देख रही थी। पहले भी मैंने कई बार रेवा को सुधीर सर की तरफ चुपचाप देखते हुए देखा था। रेवा के घर में सिर्फ उसकी माँ थी, एक भाई था जो विदेश में था। माँ की देखभाल रेवा को ही करनी पड़ती थी, इसलिए वो बीच बीच में घर जाती रहती थी। रेवा के पिता का बनाया हुआ घर था। माँ नीचे रहती थी और ऊपर एक किराएदार रहते थे। परिवार वाले थे, इसलिए रेवा को माँ की चिंता ज़्यादा नहीं रहती थी। रेवा की माँ उसकी शादी तो करना चाहती थी, लेकिन उनका मन सोने की मुर्गी को छोड़ना नहीं चाहता था। अगले दिन रेवा एक बड़ा सा केक लेकर मेरे पास आई थी और बोली थी, मंजरी, कल जो लोग केक मांग रहे थे उन्हें दे आ, और हाँ, गिफ्ट लाना मत भूलना। एक हाथ दे तो दूसरे हाथ से ले। मैंने हंसकर कहा था, मुझे उपदेश मत दे, खुद जाकर देकर आ। बर्थडे तो तुम्हारा ही था ना, मैं बीच में क्यों पड़ूं? बाद में तय ये हुआ था कि दोनों ही एक साथ देने जाएंगे। हम एक फाइल साथ में लेकर उनके केबिन में गए थे। उन्होंने फाइल के डिटेल्स पूछे थे, फिर डब्बे की तरफ देखकर बोले थे, ये क्या है? मैंने कहा था, सर, रेवा केक लाई है। अरे वाह, मैं तो भूल ही गया था। मुझे केक बहुत पसंद है। कौन सा फ्लेवर है? मैं तो पाइनएप्पल शौक से खाता हूँ। जब से पत्नी की डेथ हुई है, ये सब खाना तो भूल ही गया हूँ। मैंने चपरासी को इशारा किया था और वो प्लेट्स ले आया था। हम सब ने मिलकर केक खाया था। मैंने रेवा व सर दोनों के चेहरों पर खिलती हुई खुशी देखी थी, जैसे एक दूसरे के सामने बैठकर वे बहुत खुश हैं। अगले दिन लंच टाइम में मैंने रेवा से कहा था, कल सुधीर सर ने कुछ गिफ्ट दिया या नहीं? क्यों, तू नहीं थी क्या वहाँ? उसने तमक कर जवाब दिया था। दिया होता तो तू ना देखती क्या? मैंने हंस कर कहा था, गिफ्ट तो तुझे मिला, तू चाहे बताए या ना बताए। क्या? वो चौंक कर बोली थी। मैंने हंस कर कहा था। उनकी धुली धुली हंसी। रेवा शर्मा गई थी। रविवार को मैंने रेवा को खाने पर बुलाया था। मैंने उससे कहा था कि खुल कर बोलो, क्या ये रिश्ता करना चाहोगी? रेवा, हमें अपने लिए खुद ही सोचना होगा। हम उम्र के उस पड़ाव पर पहुंच गए हैं कि शर्माने से काम नहीं चलेगा। हमें प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। अब तुम अपना ही देखो, भाई विदेश में, तुम्हारी कोई चिंता नहीं कि शादी करनी है या नहीं। माँ सक्षम नहीं तो शादी कौन करेगा? क्या ज़िंदगी भर अकेली रहोगी? रेवा ने जवाब दिया था, तुम ठीक कहती हो। मैं जानती हूँ ज़िंदगी अकेले नहीं कट पाएगी। मैं गंभीर हूँ, पर सुधीर जी के मन की बात कैसे जानी जा सकती है? कोई तो ऐसा हो जो उधर की बात भी यहाँ तक लाए। और हाँ, मेरी एक शर्त और है कि तू भी अपने लिए कोई साथी तलाश करेगी। मैंने भी गंभीरता के साथ उसे बताया था कि मैं भी किसी को पसंद करती हूँ, मगर जानती नहीं कि वो कौन है, पर तुम्हें बताऊंगी। वो हंसकर बोली थी, वाह, क्या पसंद है! पसंद भी है और जानती भी नहीं कि कौन है। मैंने उसे गंभीरता से बताया था कि ये सच है। मैं सुबह टहलने जाती हूँ, वहाँ उनसे मुलाकात होती है, पर बात कभी नहीं होती। हम कुछ कदम बस साथ साथ चलते हैं, चुप रहते हैं और फिर एक दूसरे की तरफ देखकर वापस चल देते हैं। उनकी उम्र भी 60 वर्ष के आसपास होगी, पर मैं उनके बारे में और कुछ भी नहीं जानती। वे शादीशुदा हैं या विधुर हैं, रिटायर्ड हैं या कुछ और करते हैं,
मुझे कुछ भी नहीं पता। अब जब बात शुरू की है तो गंभीरता से सोचेंगे। अब तक तो बस जिस दिन वे टहलने नहीं आते थे सूना सूना सा लगता था और मैं कम समय में ही वापस चली आती थी। रेवा ने कहा था, मंजरी, अगर किसी तरह बात बन भी गई तो परिवार वालों के बारे में क्या सोचा है? मंजरी ने धीरे से कहा था, क्या सोचना है, उन्होंने मेरे बारे में क्या सोचा? दोनों भाइयों ने पापा का मकान आधा आधा ले लिया, मुझे दूध की मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया। मम्मी पापा जब तक रहे मेरे पास ही रहे। कोर्ट कचहरी करना मैंने ठीक नहीं समझा, इसका उन्होंने फ़ायदा उठाया। अब तक तो मैं भी यही सोच रही थी कि ज़िंदगी कट रही है। फ्लैट ले लिया है, बाकी खर्चे भी निकल आते हैं, ठीक ठाक सैलरी है, मगर अब लगता है मन बहुत अकेला है। आपस में बात करके मन बहुत हल्का हो गया है। अब हम क्रियान्वयन करेंगे, कहकर मंजरी हंसने लगी थी। थोड़ी देर बाद मंजरी ने रेवा को बाहर तक छोड़ा था और उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा था, मैं कुछ सोचती हूँ अपने और तुम्हारे दोनों के बारे में। सुबह मंजरी मॉर्निंग वॉक के लिए निकली तो सामने वाले फ्लैट से विभोर जी निकल रहे थे। दोनों ने नमस्कार किया एक दूसरे को। विभोर जी ने शिकायत सी की थी कि आप तो संडे तक को नज़र नहीं आती, कभी हमारी श्रीमती जी के हाथ की कॉफ़ी आकर पी लीजिए, अच्छी बनाती हैं। मंजरी ने हंसते हुए कहा था, ज़रूर आऊँगी विभोर जी, संडे को बस हफ्ते भर की थकान उतारते रहते हैं और कहीं आना जाना हो ही नहीं पाता, वरना कम से कम पड़ोसियों से तो मिलते रहना चाहिए। विभोर जी ने लिफ्ट तक पहुंचते पहुंचते कहा था, आप आए ना आए, हम तो आपसे मिलने आपके ऑफिस आ रहे हैं। मंजरी ने सीढ़ियों की तरफ जाते जाते पूछा था, सच में कुछ काम है क्या? हाँ, विभोर जी ने मुस्कुरा कर कहा था, सुधीर जी से मिलना है, हमारे ही शहर के हैं। काफ़ी दिन से मुलाकात नहीं हुई, इतनी कम उम्र में उनकी पत्नी चली गई, वरना दोनों घरों में आना जाना चलता रहता था। मंजरी ने अपना रुख वापस फ्लैट की तरफ कर लिया था और विभोर जी से बोली थी, आज का टहलना कैंसिल, चलिए आपको चाय पिलाती हूँ, अगले संडे कॉफ़ी पीने आपके यहाँ आऊँगी। विभोर जी भी वापस मुड़ गए थे। मंजरी ने विभोर जी से सुधीर सर के बारे में बात की थी कि क्या वे रेवा के साथ शादी करना पसंद करेंगे। विभोर जी ने कहा था कि अगर ऐसा हो जाए तो काफ़ी लोगों को खुशी होगी। उनके एक बड़े भाई हैं, वे भी चाहते हैं कि सुधीर का अकेलापन दूर हो जाए, पर वो तैयार ही नहीं होते। फिर भी मैं आज ही कोशिश करूँगा, बाद में आपसे मिलूँगा, चाय ज़रूर पिलाइएगा। मंजरी ने हंसते हुए कहा था, अभी तो सुबह वाली चाय पी लीजिए, शाम को बाद में देखेंगे। विभोर जी आश्वासन देकर चले गए थे। पता नहीं क्यों मंजरी का मन कह रहा था कि बात बन जाएगी। उसने अपने बारे में सोचा तो मन उदास हो गया था। उम्र के इस पड़ाव में दिल भी लगाया तो एक अजनबी से, क्या पता सिर्फ उसका सपना हुई, दूसरी तरफ कुछ ना हो। खैर, सब कुछ भविष्य पर छोड़ देते हैं। शाम को 4 बजे के करीब विभोर जी उसके केबिन में आ गए थे। आते ही बोले थे, मंजरी जी चाय मंगाइए, साथ ही मिठाई भी। ओहो, रेवा जी भी यहीं बैठे हैं, तो फिर मिठाई तो इनकी तरफ से आनी चाहिए। मंजरी रेवा को सुबह की बातचीत के बारे में बता चुकी थी, इसलिए रेवा शर्मा गई थी। विभोर जी ने सब कुछ बताया था, साथ ही ये भी कहा था कि उम्मीद से कम मेहनत करनी पड़ी थी। बस उनकी एक ही शर्त है कि शादी बिल्कुल सिंपल होनी चाहिए, अगर चाहें तो रजिस्टर्ड मैरिज करवा सकते हैं। रेवा जी उन्हें पसंद है, किसी अन्य औपचारिकता की
ज़रूरत नहीं। मंजरी ने रेवा को कोहनी मारी थी और कहा था, माँ को बुला लो, भाई तो क्या आ पाएंगे। रेवा ने सिर हिला दिया था। इधर मंजरी कुछ परेशान थी क्योंकि वो नाम मात्र को टहल कर चली आती थी। कई दिन से वे अपरिचित टहलने नहीं आ रहे थे। उसने रेवा को बताया था। रेवा ने कहा था, मैं चलती हूँ, मेरा टहलना भी हो जाएगा। अगले दिन रेवा और मंजरी दोनों ही टहलने गई थी। गाड़ी से उतरते ही रेवा सीधे पार्क की ओर बढ़ती चली जा रही थी। यहाँ तक कि मंजरी को भी साथ नहीं ले रही थी। मंजरी ने सामने देखा तो वे अजनबी महाशय सामने से आ रहे थे। मंजरी मुस्कुराई थी। तभी उसने देखा कि रेवा उनसे बातें कर रही है। मंजरी अचरज में डूबी खड़ी थी। तभी रेवा उन महाशय का हाथ पकड़कर मंजरी के पास ले आई थी। मंजरी, इनसे मिलो, मेरे शशांक भैया। और हाँ भैया, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड मंजरी। मंजरी के शब्द निशब्द हो गए थे। कुछ देर बाद उसने रेवा का हाथ पकड़कर दबाया था। वो धीरे से कहा था, यही तो है वो। ओहो, तब तो तू मेरी भाभी बन गई। अगले दिन रेवा ने शशांक के बारे में सब कुछ बताया था कि उनकी पत्नी ने उन पर तलाक के लिए मुकदमा दायर कर दिया था और पौरुष से जुड़े आरोप लगाए थे। ये सब कुछ वो सहन नहीं कर पाए थे। उन्होंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया था और माँ बाप के जाने के बाद बिल्कुल अकेले रहते हैं। किसी से मिलना जुलना भी नहीं करते, परंतु वो उन्हें शुरू से ही राखी बांधती आ रही है। वे रेवा की दूर की बुआ के बेटे हैं। रेवा को बहुत मानते हैं और रेवा ने शशांक को मंजरी से शादी के लिए मना ही लिया था। दोनों सहेलियों ने रजिस्टर्ड शादी करने का फैसला किया था और एक ही दिन शादी करने का सोचा था। एक शाम चारों मिले थे तो मंजरी ने रेवा से कहा था, मैंने शादी की तारीख दोनों की एक ही रखने पर जोर क्यों दिया मालूम है? रेवा ने सिर हिला दिया था तो मंजरी बोली थी, मैरिज एनिवर्सरी पर खर्चा आधा आधा बांट लेंगे। चारों हंस पड़े।